जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। आप लोग एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने इसी अटेम्प्ट में एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एनडीए का एग्जामिनेशन जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है साल में 2 बार होता है, एक सितंबर में और दूसरा अप्रैल में। अगर आप इसी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद में आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेकर के एग्जामिनेशन के दिन तक क्या क्या करना है और किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं जिससे आप इसी अटेम्प्ट में आपका एनडीए क्लियर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरा ये जो अनुभव है, इसी अनुभव के साथ साथ हमारे बच्चे 12th क्लास में रहते हुए भी एनडीए क्लियर किए हैं। तो क्या वो प्लानिंग होगी, क्या वो स्ट्रेटेजी होगी, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन है इसको क्लियर करने के लिए आपको एकदम थोरो प्रिपरेशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, 315 के अराउंड सीट्स होती है जिसमें लगभग 8000 बच्चा रिटन एग्जामिनेशन में क्लियर होता है। तो ऑल इंडिया लेवल पर अगर 8000 बच्चा पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन का अपना एक लेवल है और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना होती है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहली बात, बच्चे क्या गलती करते हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किताबें उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना चाहिए कि मेरे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अब उस पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या मार्किंग स्कीम वहां पर होगी, टाइम की लिमिट कितनी होती है और आपके कितने नंबर ऑफ पेपर्स होने वाले हैं। तो अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स होता है और सेकंड पेपर आपका जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये दोनों पेपर्स होते हैं। मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का होता है जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से बच्चों आपका मैथमेटिक्स के पेपर में मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों, जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो पेपर होता है टोटल 600 मार्क्स का होता है। 600 मार्क्स के इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 150 होते हैं। इन 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और जनरल नॉलेज को मिलाकर के होते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये मिलाकर के 600 मार्क्स हो जाते हैं। तो जब आपको एग्जामिनेशन के मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पता चल गए, तो आपको ये आसानी हो जाती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो पहली बात कि आपने एग्जाम के पैटर्न को ठीक से समझ लिया। दूसरा ये कि जब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि क्या पैटर्न है, कितने पेपर्स हैं, तो उसके बाद में दूसरी बारी आती है सिलेबस को जान लेने की। क्यों? क्योंकि जैसे फर्स्ट पेपर अगर मैथमेटिक्स हो रहा है तो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, कौन कौन से पोर्शन उसमें आने वाले हैं। जीएटी का जो पोर्शन है तो जीएटी में इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, साथ ही साथ जनरल स्टडीज में क्या क्या आने वाला है। तो ये पूरा सिलेबस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड बात कि आप आपके एनडीए के एग्जामिनेशन के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्टडी टेबल पर रख ले, क्योंकि सिलेबस जब तक हाथ में नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो आपने अपना सिलेबस भी अब प्रिपेयर कर लिया है। एनडीए का सिलेबस आप यूपीएससी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। मार्किंग स्कीम पता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न पता है, सिलेबस हमारे हाथ में आ गया। अब हम पढ़ाई करते हैं शुरू। तो अब जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपना एक स्टडी शेड्यूल तय करना है कि किस शेड्यूल के थ्रू हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप मॉर्निंग के टाइम पर कितने आवर्स देंगे, आप इवनिंग के टाइम पर कितने आवर्स देंगे, आपकी अगर क्लासेस, अगर आपने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है तो कितने टाइम की आपकी एकेडमी की क्लासेस होगी। ये सब पूरा शेड्यूल आप बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से तैयार कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को जितना टाइम रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द मार्क्स, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उतना टाइम एलोकेट कीजिए और अपने टाइम प्लान पर एकदम चिपके रहिए, स्टिक रहिए। क्योंकि एक दिन मोटिवेट होके बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप पूरा शेड्यूल तय करके अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम अलॉट कर दो और उस टाइम फ्रेम के अंदर आप प्रिपरेशन करो।
अगली बात यहां पर आती है यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अगर बात करें हम जीएटी के पेपर की तो उसमें ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल पर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सा सब्जेक्ट किन किताबों से पढ़ना है वो मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि भाई अगर आप सही स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो जाते हो। इसलिए आप जो है ट्रस्टेड स्टडी मटेरियल आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में जो कुछ आप पढ़ रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं उन टॉपिक्स के आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आप उन टॉपिक्स के खुद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए, साथ ही साथ उन्हीं टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए। जब आप खुद से उस पर्टिकुलर टॉपिक को कर चुके हो, आप खुद से एमसीक्यूज लगा चुके हो, उसके बाद आपसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं, एग्जामिनेशन में पूछे हैं, वो आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। अगर आपसे बन रहे हैं इसका मतलब आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस से इस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एनडीए के एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड इज जीएटी। और प्यारे बच्चों दोनों पेपर्स के लिए 2.5 घंटा अलॉट होता है। तो आप क्या 2.5 घंटे में मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस को टच कर पा रहे हो? कितने क्वेश्चंस को आप रीड कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो? जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी क्या है? क्या आप 2.5 घंटे के उसी टाइम में 150 क्वेश्चंस जीएटी के कर पा रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो आपकी क्या एक्यूरेसी है? टाइम मैनेजमेंट पर काम करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले हम 6 मंथ्स पढ़ तो रहे हैं, पर अगर हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, अगर हम टाइम को सही वे में इस्तेमाल करके पूरे पेपर को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए तो हमारी पढ़ाई जो है किसी काम की नहीं होती है। एक बंदा सही आंसर्स देता है पर वो 2.5 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बंदा जो 2.5 घंटे में उतने क्वेश्चंस कर पाता है एक्यूरेसी के साथ, जिससे उसका कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसके बाद बच्चों इंप्रूव योर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है जीएटी के अंदर। तो अपने जनरल नॉलेज पर काम कीजिए। जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आप सीधे बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स पर मत जाइए, स्टार्ट कीजिए एकदम छोटी पतली सी करंट जनरल नॉलेज की किताब से। आप ल्यूसेंट की छोटी बुक से स्टार्ट कर सकते हो, आप अरिहंत की छोटी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। जहां जहां जैसे छोटी छोटी किताबों से आप पढ़ना शुरू करोगे, वो छोटी सी बुकलेट पूरी पढ़ डालोगे, आपके पास कम इंफॉर्मेशन होगी और आपका दिमाग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड करेगा कि नहीं, आप हिस्ट्री मैंने लगभग पूरी पढ़ ली है। जब छोटी बुक से आप पढ़ लोगे फिर आप बड़ी बुक से, और जो आपके रिक्वायर्ड कंटेंट है, रिक्वायर्ड टॉपिक्स है, वो बड़ी बुक्स के साथ जा सकते हो। क्योंकि एनडीए की एग्जामिनेशन देने वाला मैक्सिमम बच्चा पीसीएम बैकग्राउंड से होता है, तो उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से दूर दूर तक नाता नहीं होता है, पर करना तो है। तो आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स के साथ में अपना टाइम बिताना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सीक हेल्प इफ नीडेड। अगर बच्चों ये सब मैंने बताया है आपको, इन सब के दौरान आपको लगता है कि इतना सब कुछ मैं अकेले तो नहीं कर सकता है, तो आपको डेफिनेटली मदद लगेगी। अगर घर में बड़े भाई बहन है उनकी हेल्प ले लीजिए। अगर वो हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका खुद का स्टडी शेड्यूल होगा, इस वजह से आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग लेना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उससे आप रेगुलर टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, टीचर से डिस्कशन कर पाएंगे। अगर आप इस हालत में नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, पर अगर जरूरी है तो हेल्प जरूर लीजिए। इसके बाद बच्चों स्टे हेल्दी एंड फिट। आप जब इतना अच्छा शेड्यूल बनाओगे, खूब मेहनत करोगे, तो आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी रहने के लिए टाइमली आपको भोजन करना है, हेल्दी डाइट लेना है, साथ ही साथ कम से कम आधा घंटा रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको करना होगा। अगर आप हाफ एन आवर एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं तो आप एकदम फिट रहेंगे। आपका मन आपके एम के साथ बिल्कुल फोकस्ड रहेगा, और फोकस्ड इंसान जो है हर चीज को हासिल कर सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करना है। जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, शुरुआत के दिनों में आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि कंटेंट शुरुआत में थोड़ा थोड़ा होगा। जब आपकी प्रिपरेशन लगभग 1-2 महीना हो चुकी होगी, उसके बाद में आपको लोड आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मंथ्स तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो पिछले को भी याद रखना और नया याद करना, तो वहां पर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप अपने टीचर से बातचीत कीजिए, अपने पेरेंट्स से बातचीत कीजिए, पेरेंट्स से मोटिवेशन लीजिए और टीचर से गाइडेंस लीजिए।
और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके, पुरानी चीजों को रिकॉल करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगला है बच्चों मॉक टेस्ट। जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आपने बेहतरीन तरीके से 4-5 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वहीं से पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, एक महीने में पढ़ाई लिखाई सब कर कुरा के सब एक पोर्टली में बंद करके और भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लगभग आपका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये मॉक टेस्ट आपको बतलाएंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहा है, टाइम लिमिट के अंदर आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है। और जब आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाते हो तो आप फाइनल एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया प्रिपेयर हो जाते हो। अब ये सब करने के दौरान आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो 10 तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करते, उनके पास बातें करने का टाइम बहुत होता है। जिन लोग के पास बातें करने का बहुत टाइम है और खुद हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली नेगेटिव बातें ही करेंगे। इतनी सी सीट है, इतना बड़ा सिलेबस है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। चूंकि ये प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया है तो लक्ष्य को हासिल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है और आपके एफर्ट से ही आपको लक्ष्य हासिल होगा। इसलिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत कीजिए, अपने रोल को खूब अच्छे से निभाइए। रेडी। अब बात यहां पर है, मॉक टेस्ट आपने रख दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हो गया, अब आप पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में वहां जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली पढ़िए। आपके पेपर पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे, उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में ही सक्सेस छुपी हुई होती है। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट ऑन द एग्जामिनेशन डे, जैसा हमने कहा था कि पढ़ते टाइम भी टाइम का मैनेजमेंट करना होगा और एग्जामिनेशन में भी टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपने स्टडीज के दौरान टाइम का मैनेजमेंट किया होगा तो एग्जामिनेशन के दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मॉक टेस्ट में सही समय का इस्तेमाल किया है तो आप एग्जामिनेशन के दिन भी टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओएमआर फिल करने में लापरवाही ना करें, टाइम के साथ साथ अपने ओएमआर फिल करते रहें। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनके आंसर्स को एक बार रिव्यू कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी भूल की वजह से आपको वो आंसर नहीं आ रहा है जो एक्चुअल आंसर है, तो आंसर्स को रिव्यू कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको सही अप्रोच के साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना है, डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है। जब आप ये सब करोगे तो निश्चित तौर पर आपका एनडीए क्लियर होगा। सेम बातें आपको सीडीएस के लिए भी हेल्प कर सकती है। सीडीएस वाले बच्चे भी इस वीडियो को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। उसकी मार्किंग स्कीम जरूर डिफरेंट होती है, पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी तो इसी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।